नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इसी साल सितंबर के महीने में नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि नेपाल के जो यूथ हैं ये नेपाल के सिस्टम से परेशान है, और जब नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर में बैन लगाया गया तो इसके रिजल्ट में नेपाल के जो यूथ हैं वो सड़कों पर उतरते हैं और तख्ता पलट करते हैं। लेकिन रिसेंटली नेपाल के जेनजी रिवोल्ट को लेकर एक शॉकिंग अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि यूएस का एक मीडिया आउटलेट है द ग्रे जोन, इन्होंने इसी महीने 10 दिसंबर के दिन में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यूएस रेजिम की तरफ से नेपाली यूथ को फंड प्रोवाइड किया गया और नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद में एक रेजिम चेंज यहां पर करवाया गया। आप यहां पर देख पाएंगे यूएस रेजिम चेंज फ्रॉम फंडेड नेपालीज यूथ रेवोल्यूशनरीज लिक्स रिविल, जिसमें यूएस का जो IRI है मींस इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और NED नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, दोनों किस तरीके से नेपाल में फंड से लेकर जो ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड किया गया, इन सबको लेकर यहाँ पर डिटेल से बात की गई है। इवन कि आज के टाइम में नेपाल में जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जहां पर नेपाल की जो PM है सुशीला कर्की जी, आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर एक डिस्कॉर्ड नाम का सोशल मीडिया इसका यूज किया गया और इसके पोल के जरिए इन्हें यहाँ पर PM बनाया गया। ये भी चीजें यहाँ पर लिख हुई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे डिस्कॉर्ड का एक इंटरफेस है जहां पर 5 नाम में से सुशीला गर्गी को 3833 वोट्स मिले और टोटल पोल्स यहाँ पर 7000 के आसपास में थी। मींस 7000 के नंबर्स में लोग इन्होंने ये डिसाइड किया कि नेपाल में अगला PM कौन बनने वाला है। इसको लेकर आज के टाइम में इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि लीक्ड फाइल्स रिवील यूएस फंडेड नेपाल्स जेनजी मूवमेंट टू काउंटर चाइनीज एंड इंडियन इन्फ्लुएंस। इस लीक्ड फाइल में यह भी कहा जा रहा है कि यूएस फंडेड के तहत में जो यहाँ पर रेजिम चेंज करवाया गया में बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइनीज और इंडियन इन्फ्लुएंस को यहाँ पर काउंटर किया जा सके। सो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि द ग्रे जोन इनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एक लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स के तहत में कैसे यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के जो लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी और इसी का ही एक एफिलिएट है इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, ये नेपाली जो यूथ एक्टिविस्ट को फंड से लेकर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे। अगर NED के बारे में बात करें तो N नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी ये RI के साथ साथ सेंटर फॉर इंटरनेशनल प्राइवेट इंटरप्राइज, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इन सबको भी यहाँ पर ये फंड प्रोवाइड करता है, जिसे 1983 के टाइम में क्रिएट किया गया था, जो यूएस का एक गवर्नमेंट फंडेड बॉडी है जो ये कहता है कि हम लोग डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और IRI जो है ये NED का ही कोर पार्टनर है, जिसका क्लोजली लिंक देखा जाता है यूएस के रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, जिनकी तरफ से यूथ लीडरशिप, सिविक एंगेजमेंट और डेमोक्रेसी ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम्स है ये रन की जाते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि NED की तरफ से और IRI की तरफ से नेपाली यूथ एक्टिविस्ट को यहाँ पर फंड्स और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड किए गए ताकि प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा सके और पॉसिबल टेक्निक्स के जरिए नेपाल में रेजिम चेंज करवाया जा सके। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि IRI विल होल्ड अ सीरीज ऑफ रीजनल वर्कशॉप, ये नेपाली यूथ एक्टिविस्ट के साथ में रीजनल वर्कशॉप कंडक्ट करवाया करता था टू डेवलप नेटवर्किंग एंड एडवोकेसी स्किल्स फॉर नेपाली यूथ लीडर्स। फिर यहाँ लिखा गया IRI विल वर्क विथ पार्टिसिपेंट्स टू डेवलप रीजनल एंड नेशनल यूथ चार्टर्स एंड विल facilitate opportunities for participants to urge provincial and national policy makers to take account of youth opinions on the issues selected by both IRI and participants, ensuring the US concerns with Nepal's democracy to be resolved। साफ साफ यहाँ बातें लिखी जा रही है कि यूएस के कंसर्न्स इसमें इन्वॉल्व थे और इसी को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर फंडिंग और ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई। और ये पूरा जो सिस्टम है ना ये सिविक एम्पावरमेंट के नाम से चल रहा था, लेकिन आर्टिकल्स का यहाँ पर ये मानना है कि ये एक कोवर्ट रेजिम चेंज स्ट्रेटजी था जहां पर यूएस 2001 से नेपाली यूथ एक्टिविस्ट को फंड प्रोवाइड कर रहा था, जिसके पीछे एक ब्रॉडर मोटिव था जियो स्ट्रेटेजिक, मीन्स यहाँ पर चाइनीज के इन्फ्लुएंस को और इंडिया के इन्फ्लुएंस को इन नेपाल इसे यहाँ पर काउंटर करना चाह रहा था यूएस। और नेपाल के इतिहास में से पहली बार हुआ है एक सोशल मीडिया में पोल के जरिए, डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन आई होप कि आपने नाम सुना होगा, इसका यूज करके और महज 7000 लोग के आसपास में यहाँ पर वोटिंग कंडक्ट करवाई गई और पोल में 50% जो वोट्स हैं ये सुशीला कर्की को यहाँ पे मिलता है। और इस तरीके से आज के टाइम में नेपाल के PM सुशीला कर्की है। लेकिन जब सितंबर के टाइम में जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम कुछ लोकल मीडिया ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे जहां पर यह लिखा हुआ है कि यूएस अलोकेटेड $1 ट्रिलियन टू एम्पावर जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल, लेकिन उस वक्त इस चीज को मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया गया।
इवन कि जब हमने भी इस पर वीडियो बनाए थे तो हमने भी कहा था कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है यूएस के इन्वॉल्वमेंट का। यहाँ तक कि नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट में जॉली रॉगर का फ्लैग भी यहाँ पर देखा गया, जो साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा था कि नेपाल में कहीं न कहीं यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि सेम जो जॉली रॉगर का फ्लैग है ये फिलीपींस में भी देखने को मिला था एक टाइम में, इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, और बाद में ये मालूम चला कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको यहाँ पर भी यूएस का हाथ था। खैर इस लीक डॉक्यूमेंट्स में कौन सी बातें क्लेम की गई है फंडिंग और ट्रेनिंग को लेकर, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2001 से लेकर 2002 तक के बीच में यूएस की तरफ से $3.5 लाख यहाँ पर युवा नेतृत्व प्रोग्राम के तहत में यहाँ पर दिया गया। और ऑफिशियली यहाँ पर यह कहा गया कि ये जो प्रोग्राम है इससे सिविक एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इंगेजमेंट और यूथ लीडरशिप, इस नाम से यहाँ पर फंडिंग दी गई। लेकिन लीक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यह कहते हैं कि सिविल स्किल्स के भी बियॉन्ड यहाँ पर इस फंड का यूज किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि कैसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज करना है, लॉजिस्टिक्स कहाँ से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया का किस तरीके से यहाँ पर यूज करना है, जिसमें आपने देखा होगा कि फेसबुक से लेकर ट्विटर, यूट्यूब और बाकी जो वेब सर्विस है इनका यहाँ पर यूज किया जा रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर एडवोकेसी, कैंपेन मैनेजमेंट, कैसे यहाँ पर नेपाल की सरकार से कंसेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर ये जो फंड है प्रोवाइड किया गया था। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे एक्सरसाइज लीडरशिप, हाउ यंग लीडर्स कैन ड्राइव पॉलिटिकल चेंज थ्रू प्रोटेस्ट। लेकिन अगेन एक सवाल निकल के आता है कि जेनजी ही क्यों, कोई पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जा सकती थी। तो इसको लेकर भी इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो नेपाल की जो डेमोग्राफिक्स है उसमें 40% वहां पर यूथ है। और 2020-21 के टाइम में आपने नोटिस किया होगा जब कोविड-19 आया था उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट देखने को मिले थे जहां पर नेपाल के जो यूथ है वो कह रहे थे कि इनफ इज इनफ। ये जो लाइन है ये लाइन आपने यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा होगा, लेकिन जब नेपाल में ये वर्ड देखा गया इनफ इज इनफ, जहां पर जो प्रोटेस्टर्स है इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नेपाल में उस टाइम की जो केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट थी एपिडेमिक को हैंडल नहीं कर पा रही थी, जो कोविड-19 के केसेस थे वो भी बढ़ रहे थे, इकोनॉमिक फॉलआउट देखने को मिल रहा था, और इन्हीं सब चीजों को लेकर जो यूथ है ये काठमांडू की सड़कों में उतरे थे और ये सब चीजें यूएस क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। इसके अलावा भी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटल पेनिट्रेशंस, जिस तरीके से वहां के लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो ऑल पॉलिटिकल एलिट्स हैं इनके अगेंस्ट में भी एक डीप फ्रस्ट्रेशंस है, करप्शंस जो एक लंबे टाइम से चलता आ रहा था, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस, ये तमाम रीजन यहाँ पर इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अरब स्प्रिंग जो 2011 के टाइम में देखने को मिला था, कहीं ना कहीं सेम प्रोफाइल यहाँ भी देखने को मिला था। इसके बाद में श्रीलंका में 2022 के टाइम में जहां पर यूथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, यूथ प्रोटेस्ट करने के साथ में जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर भी एंटर हो चुके थे। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले साल यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट चलाया गया था, और इसको लेकर जो शेख हसीना के जो बेटे हैं इन्होंने ये दावा किया कि जो बाइडेन गवर्नमेंट है इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर खर्च किए रेजिम चेंज करवाने के लिए। नेक्स्ट पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, यहाँ भी यूएस की तरफ से रेजिम चेंज करवाया गया। और ये भी देखा जाता है कि जो जेनजी मूवमेंट्स हैं ये काफी चीपर होता है, डिनाइबल होता है, फास्टर, मोर पावरफुल एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल ऑपोजिशन पार्टीज के। लेकिन अगेन सवाल ये निकल के आता है कि यूएस के लिए नेपाल इतना मैटर क्यों करता है। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर लिखा गया है कि जो नेपाल है वो एक जियोपॉलिटिकल हर्ट की तरह है जो भारत और चाइना के बीच में है, और नेपाल के जरिए जो हिमालयन कॉरिडोर है इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है जो कि हाईएस्ट पीक है, और यूएस 1965 के टाइम से ये तो चाहता ही था हमें एक ऐसा व्यू मिले जहां से हम लोग चाइना के ऊपर में स्पाई कर सके। और इसमें यह भी लिखा गया कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए, और इस डॉक्यूमेंट में खासकर फोकस किया गया कि जो इंडो पैसिफिक एम्बिशंस है इसे कोर में रखा गया है। आप यहां पर भी देख पाएंगे जो आर्टिकल में लिखा गया है कि अ प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन यूथ सिविक एजुकेशन इज क्रिटिकल टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग फेडरलिस्ट नेशन दैट इज वाइटल टू द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसके अलावा मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस पोजिशनिंग, इन तमाम चीजों को लेकर नेपाल यूएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने सितंबर में यह भी देखा होगा कि नेपाल के जो ज्ञानेंद्र शाह है जो अगेन मोनार्की को रिवाइव करना चाहते हैं, 2008 के बाद से रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि मोनार्की को लेकर जो प्रोटेस्ट है ये भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा था कि नेपाल में एक बार फिर से जो किंग है वो रिटर्न आ सकता है। खैर यूएस जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों में रेजिम चेंज करता है, क्या इसको लेकर भारत को चिंता करने की जरूरत है? तो पहले ये समझने की जरूरत है कि क्या यूएस भारत में भी रेजिम चेंज करने की कोशिश की है। तो आज से 1 साल पहले दिसंबर की बात कर रहे हैं, उस टाइम में काफी ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे। यूएस डीप स्टेट जो है ये भारत में मल्टीपल टाइम्स रेजिम चेंज करने को लेकर अटेम्प्ट कर चुके हैं। और लास्ट ईयर ही आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर आज के टाइम में राहुल गांधी जी, ये डोनाल्ड लू से मिलते हैं। और डोनाल्ड लू वही पर्सन है जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं कि पाकिस्तान में जो इमरान खान को
हटाया गया, इसके पीछे यही पर्सन इन्वॉल्व है। इवन कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया गया, इसके पीछे भी डोनाल्ड लू का हाथ बताया जाता है। और लास्ट ईयर जब लोकसभा के इलेक्शन थे, उस टाइम भी डोनाल्ड लू का भारत विजिट देखने को मिला था, जिसमें यूएस एड को लेकर काफी जिक्र की जा रही थी कि यूएस एड के जरिए रेजिम चेंज करवाया जा रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत में अटेम्प्ट नहीं हुए, भारत में अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन ये जो अटेम्प्ट है ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। खैर, भारत के लिए यूएस को लेकर जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि यूएस आज के टाइम में भारत को एक इक्वल सिविलाइजेशन पावर के रूप में देखता नहीं है। यूएस इंडिया को देखता है एज एन इंस्ट्रूमेंटल पावर के रूप में, जिसमें यूएस का जो वर्ल्ड व्यू है ना, एक काफी हद तक ट्रांजेक्शनल है और बाइनरी है, जिसमें यूएस एलाइज और एडवर्सरीज इस रूप में दुनिया को देखता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रेशर पॉइंट, लिवरेज पॉइंट, इसके बिहाफ में यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मोल्ड होती है। लेकिन वहीं भारत की बात करें तो भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बिलीव करता है, ना कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स में। और आज के टाइम में यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिपोक्रेसी की, क्योंकि जहां तक भारत आज के टाइम में यूएस के बिहेवियर को क्लोजली वॉच करता है, उनके पैटर्न को नोटिस करता है, उसमें यह देखा गया कि यूएस डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें भी काफी एक्सेप्शंस और चॉइस होते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, वहां पर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन यूएस इस पर साइलेंट है। सैंक्शंस भी इंपोज करता है उन देशों के ऊपर में जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स है, उसमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इतना ही दुनिया भर के देशों के इलेक्शंस के ऊपर में भी इंटरफेयर करता है। और रिसेंटली रेजिम चेंज को लेकर यूएस के रेजिम चेंज को लेकर जब यूएस के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से ये पूछा गया कि क्या यूएस आज भी रेजिम चेंज में इन्वॉल्व रहता है, इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है रेजिम चेंज की, ये अब ओवर हो चुकी है। ये हो सकता है कि ट्रम्प के आने के बाद में जो रेजिम चेंज के जो नंबर्स हैं ये कम हो सकते हैं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो रेजिम चेंज के जो नंबर्स है ये काफी ज्यादा थे। उसी बाइडेन के ही एरा में पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवाया गया, बांग्लादेश में रेजिम चेंज करवाया गया, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद में ओनली नेपाल में हमें रेजिम चेंज देखने को मिला है। खैर, रिसेंटली वेनेजुएला को लेकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूएस रेजिम चेंज करवाना चाहता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।